हेलो। 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 हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हम्म। क्लियर दिख रहा है। मैं दो दो काम में ले रहा हूँ अकाउंट। ठीक है। दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट में आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, एक अकाउंट में आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। तो दूसरा वाला अकाउंट है और दोनों में कैमरा लगा रखे हैं। ठीक है। एक कैमरे को आप उस पर क्लिक टैप करेंगे, टैप करके उसको पिन कर दीजिए। पिन करने से क्या होगा कि वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। पिन करते ही वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और उसके अंदर हम सिर्फ यही बात करेंगे कि हमारे इसके अंदर ऑप्टिक्स की हमारी पांचों यूनिट कौन कौन सी है और उन पांचों यूनिट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। फिर कल से हमारी जो क्लास है वो रेगुलर रहेगी। जब भी हमारी क्लास का टाइम आएगा टाइम टेबल मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से हमारी क्लास चलेगी। मीनवाइल कोशिश मैं ये करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका वीडियो शूट करके वीडियो भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दे दूं। अभी मैं वीडियो दे रहा हूं। ये जो बच्चे हैं हमारे फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको वीडियो मैं दे रहा हूं। आप अपना माइक स्विच ऑफ योर माइक एंड कैमरा सो दैट आपके वहां पर स्विच ऑफ माइक एंड कैमरा सो दैट जो है बैंडविड्थ की इश्यू नहीं आएगा। तो हमारी ऑप्टिक्स में कौन कौन सी यूनिट्स है उनको हम देख लेते हैं। स्टार्ट करूं? बाकी वो दो लोग कहाँ है?
बाकी वो दो आए नहीं, या तीन लोग, नितेश, मानवेंद्र और पूनम। हेलो, आवाज है ना? वहां पे दो है आपके पास में, क्या कहते हैं? हाँ, अप, अपने माइक बंद कर दीजिए। इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा है साफ? साफ दिख रहा है या कुछ धुंधला दिख रहा है? ओके, दैट्स गुड। तो हमारी जो ये है अब जो हमारा जो टॉपिक क्या कहते हैं, हमारा जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास में, जैसे हमने पिछली बार किया था, 5 यूनिट्स हमारे पास में है। पहली जो यूनिट है वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम जो ऑप्टिक्स है, जो वेव्स है, वेव की बारे में बात करेंगे कि वेव का कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है और वेव किस तरह से वेव की प्रॉपर्टीज क्या, वेव का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, ज्योमेट्रिकल उसकी किस तरह की फिजिक्स है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इसमें पहला टॉपिक्स है फॉर्मेट प्रिंसिपल है, पाथ डिफरेंस की हम इसमें बात करेंगे। दूसरा आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो एक लिस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो, या वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लिस्ट डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करती है कि अगर एक लाइट रे को यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट किसी मिरर के थ्रू या किसी लेंस के थ्रू अगर उधर जाना है, लेंस के थ्रू लाइट उधर जा रही है, तब उस केस में लाइट सीधी जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस लेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस लेगी। ऐसा नहीं है कि लाइट इसके अलावा भी कोई रैंडमली लाइट यूं घूमते हुए इधर जाएगी और फिर यूं जाएगी, नहीं। लाइट या तो बहुत मिनिमम पाथ कंसीडर करेगी या मैक्सिमम पाथ ट्रेवल करेगी। तो क्या है फॉर्मेट प्रिंसिपल और लिस्ट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट और एक्सट्रीमम पाथ, उसको हम यहां पर इसमें पढ़ेंगे। लिस्ट टाइम और एक्सट्रीमम पाथ इसको हम पढ़ेंगे। देन फिर इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड, लिस्ट टाइम प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन के केस में भी यही बात होती है। रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, इसी तरह से रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन के केस को आप आराम से इस ढंग से समझ सकते हैं, बहुत अच्छा है। मेरे पास में मीडियम चेंज हो रहा है, मान लीजिए ऊपर वाला मीडियम है एयर, नीचे वाला मीडियम है ग्लास। तो जब लाइट नॉर्मल के साथ में यहां पर एंगल आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो अब कहां पर ये रिफ्लेक्ट करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, मींस कौन सा पाथ चूज करेगी? क्या ये यू जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी? कौन से डायरेक्शन में लाइट मूव करेगी? इस डायरेक्शन जाएगी, 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 किस डायरेक्शन में लाइट मूव करेगी? ये हमारा यहाँ पर इस कौन सी डायरेक्शन होगी इनमें से, ये हमारा
लिस्ट टाइम से हमें मालूम चलेगा। लिस्ट टाइम है क्या, कैसे उसका रिफ्लेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, वो सारा हमारा जो थर्ड पॉइंट है उस पॉइंट में आएगा। थर्ड पॉइंट में हमारा याद है। फिर आ जाता है लेंसेज। लेंसेज में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन भी तीन तरह का होता है। मैग्निफिकेशन तीन तरह का है। उसकी हाइट में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट की हाइट में कितना चेंज हो रहा है, या उसके एक्सेल में कितना चेंज हो रहा है, एक्सिस मैग्निफिकेशन, एक्सियल मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। कौन कौन सा मैग्निफिकेशन है? मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से, इस ऑब्जेक्ट को मैं लेंस से देख रहा हूं। जब मैं लेंस से देख रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट को जब मैं देखूंगा तब क्या हो सकता है, इस लेंस की, इस ऑब्जेक्ट की मेरे पास में हाइट बढ़ सकती है। हाइट मुझे इतनी ज्यादा दिख जाए, ठीक है, इसकी हाइट h1, अब मेरे पास में आ गई हाइट h2, तो मेरे पास में मैग्निफिकेशन हो गया h2 डिवाइड बाई h1। अगर इसके जो इसकी विड्थ है, एक्सियल विड्थ, वो x1 है, अब ये मेरे पास में पतला हो गया, x2 पहले से पतला हो गया, तो उसमें स्प्रेड कितना हुआ, उसका एक्सियल मैग्निफिकेशन कितना है, तो वो x2 डिवाइड बाई x1। इसको हम स्टडी करेंगे, इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। फिर यहां से जो एंगल जो बन रहा है, यहां से लाइट गई, यहां एंगल बना θ1, लाइट यहां पर पहुंच रही है, एंगल बन रहा है θ2, तो इससे हमारा एंगुलर हमारा निकल जाएगा m थीटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन θ2 डिवाइड बाय θ1। इन तीनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे हमारे आईज पे भी क्या फर्क पड़ेगा, उन सबको हम इसमें स्टडी करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक पे। हमारी पढ़ाई बोर्ड पे भी चलेगी और पीपीटी पे भी चलेगी। पीपीटी मैंने आप लोगों को दे रखी है, उस पीपीटी से भी हमारी पढ़ाई चलेगी। देन मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर मैग्निफिकेशन को हम स्टडी करेंगे। लैग्रेंज एंड हेल्महोल्ट्ज लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन। लैग्रेंज का और हेल्महोल्ट्ज लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, जो अभी मैंने बताया था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन और एक्सियल मैग्निफिकेशन में रिलेशनशिप से हमारा ये निकलेगा। फिर आता है कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट कब आएंगे काम में, जब मेरे पास में लेंस थिन की जगह थिक लेंस है, मोटा लेंस है, थिन लेंस नहीं है। थिन लेंस मींस पतला लेंस, और उसकी जगह मेरे पास में है मोटा लेंस। और इस तरह से भी नहीं, मोटा लेंस इस तरह से, अगर मेरे पास में थिक लेंस है तब क्या फर्क पड़ेगा, तब वहां पर मेरे पास में तीन कार्डिनल पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको नोडल पॉइंट्स कहते हैं, और वो नोडल पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल पॉइंट हो गया, और भी है पॉइंट्स, अभी मुझे फिलहाल एकदम स्लिप हो गए, करेंगे जब हमको याद आ जाएगा। डेरिवेशन करेंगे हम थिन फिल्म के, थिन लेंस के लिए करेंगे। फिर फोकल लेंथ। अब टू लेंस, दो पतले पतले लेंसेज को अगर हम साथ में रखते हैं तब मेरे पास में रिजल्टेंट फोकल लेंथ 1/f, 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 f2, x इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे और दो थिन लेंसेज को जोड़ के जो हमारे पास नई फोकल लेंथ आती है उसको हम स्टडी करेंगे। और ये कहाँ पे काम आता है, जहां पर हम मल्टीपल लेंसेज काम में लेते हैं, वहां पर हमको इस तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चाहे हमारा माइक्रोस्कोप हुआ जिसमें हमारे दो लेंसेज काम आ रहे हैं, वहां पर हमारा ये है कार्डिनल सिस्टम। यहाँ पे आ गया टू थिन लेंसेज के केस में, पहले हमने किया था थिक लेंसेज के केस में, अब हमारा आ गया थिन लेंस के केस में। थिक लेंस, फोकल लेंथ इसकी हमको निकालनी है। वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विथ थिकनेस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, जब मैं उसकी थिकनेस को मैं बढ़ा देता हूं। और कार्डिनल पॉइंट्स को हम, थिक लेंस के कार्डिनल पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे। तो ये रहेगी हमारी पूरी यूनिट फर्स्ट।
यूनिट फर्स्ट के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे। नाउ यूनिट सेकंड वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर अब हमारी बात आएगी उनका वेव नेचर कैसा है, लाइट का वेव नेचर कैसा है, लाइट की थ्योरीज। अभी तक हमारे पास में 7 डिफरेंट थ्योरीज आ रखी है, वो लाइट की थ्योरीज क्या है उनको हम स्टडी करेंगे। फिर फाइनली जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्टार्टिंग के अंदर 9th-10th की क्लास के अंदर की जो पुरानी थ्योरी थी वो पार्टिकल थ्योरी आई, जिसके अंदर ये माना गया कि लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल मूव करती है। फिर बाद में माना गया कि नहीं साहब लाइट एज अ वेव वर्क करती है। फिर माना गया कि नहीं वो वेव भी है लाइट भी है। फिर माना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। फिर माना गया कि वो उसमें फोटोन है और क्वांटम नेचर उसका डिफाइन हुआ। ठीक है, तो वे सारी थ्योरीज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देन डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट होता क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे। प्रोग्रेशन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट प्रोग्रेस कैसे करता है, वेव फ्रंट आगे मूव कैसे करेगा उसका हमारे पास में हम इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर आएगा हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, सेकेंडरी वेवलेंथ जो जनरेट हो रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेंथ कब जनरेट हो रहे हैं, सेकेंडरी वेव कब जनरेट हो रहे हैं। लाइक मेरे पास में एक स्लिट है, अब इस स्लिट से लाइट पास हो रही है। जब लाइट पास हो रही है, मेरे पास एक पॉइंट सोर्स यहाँ पर है, तो इससे वेव फ्रंट, और आप लोगों को मैंने पहले पिछली क्लासेस में बता रखा है, वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट आया। ये जैसे वेव फ्रंट यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरे पास में सेकेंडरी सोर्सेज बन रहे हैं। मींस मेरे पास है यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलेंगे, इसका वेव फ्रंट अलग, इसका वेव फ्रंट अलग, इसके वेव फ्रंट अलग। इस तरह से मेरे पास में सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होंगे। और सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के बीच में फिर क्या होगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उन सबको हम स्टडी करेंगे। तो वेव फ्रंट, सेकेंडरी जो वेव फ्रंट जो जनरेट हो रहे हैं उसका हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है उसको हम स्टडी करेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। वो हमारा सेकेंड यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट इंटरफेरेंस की, ये यूनिट बहुत बहुत लेंथी है, इसकी स्लाइड्स भी मैंने आप लोगों को जो दी है पीपीटी बना के, वो शायद 382 या 385 स्लाइड्स की बन रही है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस का पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो इंटरफेरेंस और भी काफी टॉपिक्स बाकी हैं इसमें जो कवर नहीं हुए, लेकिन करीब करीब कवर हो जाता है, बीएससी लेवल तक सब कुछ आ जाता है। इंटरफेरेंस में 2 टेक्निक्स हम काम में लेते हैं, एम्पलीट्यूड डिवीजन एंड वेव फ्रंट डिवीजन। पहले तो इंटरफेरेंस होता क्या है, फिर इंटरफेरेंस होने के बाद इंटरफेरेंस में कौन कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं। तो 2 इसमें टेक्निक्स काम आती है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। फिर इन दोनों टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट है, फ्रेजनेल बाइप्रिज्म है। फ्रेजनेल बाइप्रिज्म हमारी लैब के अंदर भी है, जब आप लोग आओगे तो आप अपना एक्सपेरिमेंट भी करोगे फ्रेजनेल पे। फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, स्टॉक्स ट्रीटमेंट, इसको हम स्टडी करेंगे। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, पैरेलल फिल्म। अब थिन फिल्म कौन सी, हमने साबुन के बुलबुले को देखा होगा, जब आप नहाते हैं या कहीं पर भी साबुन के जो बुलबुले हैं, या अभी बारिश के दिनों में सड़क के ऊपर आपने ऑयल गिरा हुआ देखा होगा और नीचे पानी है, पानी के ऊपर ऑयल की एक सरफेस बन जाती है। जब वो सरफेस बन जाती है तो उस सरफेस के ऊपर आपको कलर्स नजर आते हैं, वो चमकीली आपको नजर आती है। तो वो जो चमकीले नजर आ रही है वो थिन फिल्म है, वो थिन फिल्म में चमकीले कलर्स नजर आ रहे हैं, तो उन कलर्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब वो पैरेलल फिल्म नहीं होकर अगर उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, उसमें एक एंगल आ जाता है, तब मेरे पास में कलर्स चेंज हो जाएंगे। और अब मेरे पास कलर किस तरह के आएंगे, उनकी फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, हम उसको स्टडी करेंगे। फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, अब फ्रिंजेज भी 2 तरह की होती है, जैसे यहाँ पे हमने कह दिया 2 टेक्निक्स हमने काम में ली, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और वेव फ्रंट डिवीजन। उसी तरह से जब फ्रिंजेज जब बन रही है, फ्रिंजेज मींस इंटरफेरेंस का जो रिजल्टेंट पैटर्न बन रहा है, वो इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट पैटर्न भी 2 तरह का होता है। और वो 2 तरह के दो अलग अलग टाइप कौन कौन सी है, इक्वल इंक्लिनेशन के कारण बन रही है। इक्वल इंक्लिनेशन
के कारण, मीन्स अगर मैंने इसको बहुत सिंपल सा इक्वल इंक्लिनेशन समझाना, मीन्स मेरे पास में एक सरफेस पे मैं इस तरह से गोल ऊपर रखा है पेन को, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ सर्किल, तो जितना मेरा ये एंगल मैंने यहाँ बनाया, मेरी यहाँ पे जितना एंगल बना, अब जैसे हम उससे करते हैं प्रकार से मैंने इसको ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर, इस एंगल का एक तो इक्वल इंक्लिनेशन चारों तरफ एक ही एंगल से, अब मैंने एंगल बढ़ा दिया तो मेरा अलग बनेगा, तो वो इक्वल इंक्लिनेशन के कारण जो फ्रिंजेज बन रही है वो हेडिंगर फ्रिंजेज है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो बनती है। इक्वल थिकनेस के कारण, अगर एयर फिल्म की थिकनेस चारों साइड में बराबर है तो इक्वल थिकनेस के कारण फिल्म बनेगी। न्यूटन स्ट्रिंग के अंदर जो फिल्म बनती है वो ये, देन फिर न्यूटन स्ट्रिंग वाला टॉपिक आएगा, फिर आएगा न्यूटन स्ट्रिंग की एप्लीकेशन। न्यूटन स्ट्रिंग की खूब सारी एप्लीकेशन है, हमारे कोर्स में 2 एप्लीकेशन है, वेवलेंथ डिटर्मिनेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटर्मिनेशन, ये हम करेंगे। फिर आएगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर अगर याद हो, पिछले साल हमने फर्स्ट सेमेस्टर की 5th यूनिट के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर हमने उसका एक पर्टिकुलर उसकी एप्लीकेशन को ही काम में लिया था, जहां पर हमने ये प्रूव किया था कि ईथर नाम का कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है रिलेटिविटी वाले यूनिट के अंदर। यहाँ पर अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता क्या है, किस ढंग से उसकी वर्किंग रहेगी, उसमें फ्रिंजेज किस तरह की बनेगी, उसमें हमारे पास में 4 तरह की फ्रिंजेज बन रही है, हम चारों फ्रिंजेज को स्टडी करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, कहां कहां पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर काम आता है, वेवलेंथ डिटर्मिनेशन में काम आएगा, 2 पास की वेवलेंथ का सेपरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं मीटर का, इन सब के अंदर हम काम में लेंगे। एक विजिबिलिटी वाला भी हम एक्सपेरिमेंट इस पे करेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमारी लैब के अंदर भी किट पड़ा है, हम लैब में भी उसको काम में लेते हैं। अब आप आओगे जब वापस कॉलेजेस खुल जाएगी तब आप इसको करना। कोहेरेंस बेसिकली हमारी जो लाइट वेव है उसके मोमेंट को, उसके 2 लाइट वेव में या विद इन दी लाइट वेव उसके मोमेंट को गवर्न करती है, मोमेंट की क्वालिटी को बताती है कि मोमेंट किस तरह का हो रहा है, वेव किस तरह की, वेव कोहेरेंट है या नहीं है। और इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं कि अगर 2 लड़के एक साथ में राष्ट्रगान कर रहे हैं, एक साथ में नेशनल एंथम को गा रहे हैं या कोई भी सॉन्ग गा रहे हैं, तो क्या वो लयबद्ध है? क्या दोनों लड़के एक साथ में गा रहे हैं? क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों के एम्पलीट्यूड, दोनों के फेज मैच कर रहे हैं? एक इस तरह से लड़का गा रहा है, यहां से उसने स्टार्ट किया, ये उस तरह। दूसरा लड़का क्या बिल्कुल अगर उसी के साथ में गाएगा, इसी तरह से गाएगा, तब तो क्या होगा, रिजल्टेंट मेरा एम्पलीफाइड आ जाएगा, रिजल्ट प्रॉपर आएगा। लेकिन अगर एक लड़का मेरा आगे पीछे हो जाता है, लड़का बराबर नहीं गा रहा है, मान लीजिए ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट आगे पीछे हो गया, तब क्या होगा? आगे पीछे होने से मतलब क्या हुआ? आगे पीछे होने का मतलब, मान लीजिए ये लड़का थोड़ा आगे से स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, इसको स्टार्ट यहां से करना चाहिए था, तीनों साथ में बोलने चाहिए थे, लेकिन ये लड़का थोड़ा सा डिले हो गया। अब क्या हुआ? अब जब इनका इंटरफेरेंस कराएंगे, इन दोनों का इंटरफेरेंस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे इसको इंटरफेरेंस कराओगे तब आप यहाँ पे इसमें, जब यहाँ पे इसमें मिनिमा आ रहा है, इसमें यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, यहाँ पर इसमें मैक्सिमा आ रहा है, तब उस केस में ये डायग्राम इस तरह का नहीं बनेगा। अब जब इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो मेरा डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया, इस तरह से एक बीच में जंप आ रहा है, मीन्स मुझे एक आवाज अलग से सुनाई देगी, और जैसे ही मुझे एक आवाज अलग से सुनाई देगी मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। सिस्टम, यहां पर सिस्टम कोहेरेंट था, अब मेरा सिस्टम इनकोहेरेंट हो जाता है। ये तो हो गया 2 वेव्स की बात, लेकिन विद इन दी वेव, सिंगल वेव में भी क्या सिंगल वेव कंटिन्यूअसली इस तरह से जा रही है या उसमें भी डिस्टरबेंस है? एक वेव गई यहां तक आके टूट गई, फिर दूसरी वेव वापस यहां से स्टार्ट हुई, फिर वापस यहां से स्टार्ट हुई, तो क्या इस तरह से हो रहा है? क्या
क्या वो स्पेस पर एक पर्टिकुलर पोजीशन एक्स पर क्या उसमें मूवमेंट फिक्स है, क्या एक टाइम पर उसका मूवमेंट फिक्स है। तो इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। स्पेस में स्पेशल कोहेरेंस, टाइम में टाइम कोहेरेंस की हम बात करेंगे। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया कोहेरेंस, टेम्पोरल और स्पेशल कोहेरेंस की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ पार्शियल कोहेरेंस की बात करेंगे। पार्शियल कोहेरेंस जो अभी हमने थर्ड एग्जांपल लिया था वो जो ABC वाला। देन कोहेरेंट टाइम, कितने टाइम तक लाइट कोहेरेंट है, कितनी लेंथ कोहेरेंट बिहेवियर शो कर रही है, उसको स्टडी करेंगे। और इसी से निकलता है प्योरिटी, सिस्टम कितना प्योर है उसको हम इस थर्ड यूनिट के अंदर लेंगे। फोर्थ यूनिट जो हमारी रहेगी वो रहेगी डिफ्रैक्शन की। फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे टॉपिक आएंगे डिफ्रैक्शन के। अब डिफ्रैक्शन में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं? डिफ्रैक्शन में दो तरह के डिफ्रैक्शंस होते हैं, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हमारा फ्रेजनल डिफ्रैक्शन वाला पोर्शन है एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, हम दोनों को इसमें स्टडी करेंगे। अब फ्रेजनल डिफ्रैक्शन मींस जब हमारे पास में ही कोई डिफ्रैक्शन हो रहा है तब उसको कहते हैं हम फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। तो हम फ्रेजनल डिफ्रैक्शन को यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के अंदर हाफ पीरियड जोन है, हाफ पीरियड जोन की तो बहुत ज्यादा यूटिलिटीज है। फिर फ्रेजनल जोन स्ट्रेट, अगर मेरे पास जैसे ये यहाँ पे जो आ रहा है इसके ऊपर मैंने लाइट रखी और यहाँ पे जो रिंग्स बन रही है, यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है उस डिफ्रैक्शन को आपने नोट किया। सर्कुलर अगर अपर्चर है तब किस तरह का होगा? सर्कुलर अपर्चर मींस मेरा दरवाजा हो गया, ये तो मैं एक बहुत बड़ा बता रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा दरवाजा जिसके ऊपर लाइट गिर रही है, एक हल्की सी विंडो है, तब मेरे पास में सर्कुलर अपर्चर, उस केस में क्या होगा? स्मॉल रेक्टेंगुलर अपर्चर, स्मॉल सर्कुलर अपर्चर, एक छोटे से होल में से लाइट बाहर निकल रही है, तब वहां पे लाइट की स्प्रेडिंग और लाइट का जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरह का बनेगा? ओपेक। अगर वहां पे एक गत्ता रखा हुआ है, गोल आपका ओपेक डिस्क है, तब किस तरह का होगा? इन सबको हम स्टडी करेंगे। फिर आ जाता है फ्रेजनल इंटीग्रल, कार्नोल स्पाइरल। कार्नोल स्पाइरल किस तरह का है? बहुत अच्छी यूनिट है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में मेजर डिफरेंस यही है कि इसके अंदर सोर्स और स्क्रीन दोनों लिमिटेड डिस्टेंस पर है, और जो फ्रिंज पैटर्न है वो फ्रिंज पैटर्न हमारा स्फेरिकल वेव पैटर्न हम काम में ले रहे हैं। फ्रिंज स्फेरिकल वेव पैटर्न काम में ले रहे हैं। फ्रॉनहोफर के अंदर हमारा सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट पे हो जाते हैं, और जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट पैरेलल वेव फ्रंट को हम काम में लेंगे। इसमें सिंगल स्लिट के केस में, डबल स्लिट के केस में और एन स्लिट के केस में फिर रेले क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग पावर, डिस्पर्सिव पावर, ग्रेटिंग, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी है ग्रेटिंग का लैब के अंदर, शायद आप लोगों ने किया है, अदरवाइज अब आप करोगे। तो ये सारे हम एक्सपेरिमेंट्स को और इनको हम थर्ड फोर्थ यूनिट के अंदर लेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो फिफ्थ यूनिट। ये फिफ्थ यूनिट के अंदर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम इसकी मैथमेटिक्स को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इसका जो कंसेप्चुअल जो थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी पर ही हमारा इसमें फोकस ज्यादा है, और ये है होलोग्राफी। होलोग्राफी आजकल आपने बुक्स के ऊपर, अपने मोबाइल के अंदर, हर जगह आपने एक होलोग्राम, छोटा सा एक चमकीला स्टिकर दिखता है, उस स्टिकर की वैल्यू क्या, या कई मूवीज के अंदर हमारे सामने कई बॉडीज हमको दिखाई देती है, कोई आदमी हमको, है ना, मतलब वो ग्लास प्लेट के ऊपर, अभी मैं कुछ दिनों पहले आई रोबोट नाम से मूवी देख रहा था, तो उसके अंदर वो होलोग्राम बताया था, एक आदमी मरने से पहले अपना खुद का होलोग्राम 3D होलोग्राम तैयार करता है, वो उसकी हम बात करेंगे। और हाँ, 3D से याद आया, अगर आपको याद हो, अभी 2 साल पहले की बात है, 2 या 3-4 साल हो गए होंगे, स्पेस के अंदर उन्होंने वहां पर एक स्पैनर जो था, जो हमारा पेचकस है, उस पेचकस को वहां पर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला, स्पैनर का प्रिंट आउट निकाला,
स्पैनर का प्रिंट आउट निकाला मतलब वो नहीं कि पेपर के ऊपर आपने 2D के अंदर स्पैनर बना दिया और अब वो अब स्पैनर काम कर रहा है, नहीं। उन्होंने यहाँ अर्थ से होलोग्राम डिजाइन किया गया, उसका 3D मॉडल डिजाइन किया गया, उसके 3D पिक्चर्स लिए गए, उन पिक्चर्स को वहां पर भेजा गया और वहां पर हमारे पास 3D प्रिंटर था, उस प्रिंटर पे हमने उसका प्रिंट आउट निकाला। 3D प्रिंटर मीन्स आपको 3 डायमेंशन पूरा ऐसे, जैसे अगर ये पेन है तो ऐसा ही पेन मुझे वहां पर स्पेस क्राफ्ट पे मुझे ये पेन मिला और ये पेन मैं काम में ले सकता हूँ, इस तरह का उन्होंने डिजाइन किया। तो हम इसी चीज को हम होलोग्राम में यहाँ पे पढ़ेंगे। होलोग्राम और फोटोग्राफ में डिफरेंस क्या है, बहुत बहुत अच्छी यूनिट है। मैथमेटिक्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसलिए रिकॉर्डिंग और कंस्ट्रक्शन, होलोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, होलोग्राम को वापस आप रिकंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, कैसे आप उससे वापस अपने रिजल्ट को निकालोगे। देन थ्योरी ऑफ होलोग्राम एज इंटरफेरेंस, ये एक छोटा सा आएगा कि हम होलोग्राम की थोड़ी सी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर इंटरफेरेंस हो कैसा रहा है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। तो ये रहेगी हमारी 5th यूनिट, ये हमारी है 5 यूनिट्स। इन 5 यूनिट्स को पढ़ने के लिए अगर आप बुक लेना चाहो तो बुक है ब्रिजलाल सुब्रमण्यम, टेक्स्ट बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स बाय ब्रिजलाल सुब्रमण्यम, पब्लिशर है एस चांद। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी जो अपनी नोट्स जो बना रखे हैं या जो मैंने स्टडी की है वो इस बुक को कंसिडर किया है। इसके साथ में अगर एक बुक और लेना चाहो तो आप अजय घटक की ले सकते हो, ऑप्टिक्स बाय अजय घटक। इन 2 बुक से हमारी पूरी ये 5 यूनिट कवर हो जाती है। वैसे तो फर्स्ट जो बुक है उससे ही हो जाता है, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम। हाँ एक ले लीजिए, ये फर्स्ट ले लीजिए, हाँ जॉय घटक ले लिया, बढ़िया है। अजय घटक, ये दोनों बुक अच्छी है। ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की एस चांद पब्लिकेशन है और इसका पब्लिकेशन मैं भूल गया, इसका साथ वो है मैकमिलन नहीं मैग्रा हिल है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन इसका है। पीपीटी मैंने आप लोगों को दे रखी है, जो ब्लॉग पे आपको आराम से मिल जाएगी, है ना, blogspot.usmirdha.in। और आप जब भी, आज का तो हमारा ये रह गया, कल से हमारी जब क्लास चालू होगी आप अपने पास में नोटबुक को पास में रखिए, बिकॉज जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे ये वही क्लास रहेगी जैसे मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ। बस ये है कि आप थोड़ा दूर बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, वीडियो आपको दिख रहा है, आपको मैं बीच बीच में टाइम दूंगा, आप लिखते रहना। कॉपी के अंदर आपको लिखना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, शिवांगी ने अपने नोट्स बना रखे हैं, तो वो उसको अपडेट करती रहे, है ना। तो आप लोगों को नोट्स भी अपने बनाने हैं। फिर कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसका वीडियो बन जाए और उस वीडियो को बना के मैं इस वीडियो को YouTube पे डाल दूं। जैसे अभी मैंने बाकी सारे वीडियो डाल रखे हैं, जो अभी तक मैंने क्लासेस ली है उनके वीडियो मैंने डाल दिए हैं और वहां पर भी मेरा चैनल यूएस मिर्धा नाम से ही है, उस चैनल पे मैंने सारे वीडियोस डाल दिए अब तक के। ठीक है, कईयों में आवाज आती है, कईयों में आवाज नहीं आ पाती है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम के चक्कर में। तो ये हमारी क्लास रहेगी। आप अपने, हाँ जी, यूएस मिर्धा नाम से ही है ना। तो ये है, बाकी अभी तक तीनों स्टूडेंट आए नहीं आज, कहाँ चला गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट में आप बस 2 ही आए हो, बाकी नहीं आए। मानवेंद्र नहीं आया है, पूनम नहीं है और नितेश नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। ठीक है भाई, आज अपना
नहीं नहीं, सभी की लगेगी, क्लास सबकी लगेगी। और वो आपको अपना फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद फॉर्म और जो भी फीस जमा करवानी ना, तो फिर आपकी सारी क्लासेस लग जाएगी। ठीक है, ओके।